नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर 1.5 महीने से जारी जो फेस ऑफ चल रहा है, आमना सामना चल रहा है, उसने बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। सोमवार रात वहां भारतीय और चीनी फौजों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने कहा है कि कैजुअल्टी दोनों तरफ से हुई है, यानी चीन के फौजी भी मारे गए हैं। उस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाध्यक्षों और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी हालात का जायजा लिया गया। 45 साल बाद, कल्पना कीजिए, 45 साल बाद यानी सन 1975 के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन की फौज के बीच इस तरह की गोलीबारी हुई हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे करगिल जब हुआ था 1999 में, सन 71 के बाद हुआ था। बहरहाल ये खबर भी आई है कि दोनों सेनाओं के बीच फिर से संवाद बन गया है। तनाव घटाने के लिए दोनों देशों के मेजर जनरल लेवल के अफसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से मसला हल करने पर सहमत हो गए हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, डिफेंस और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर मनोज जोशी। डॉक्टर जोशी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। पहला सवाल मेरा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से एक नया मोड़ आया है, क्या आपको लगता है कि अब भी बातचीत से चीनी घुसपैठ का मामला हल किया जा सकता है? देखिए, ये बात तब मानी जा सकती है जब ये जायजा लिया जा सकता है कि चीन चाहता क्या है, क्योंकि इस इलाके में पहले कभी कोई टकराव नहीं था गलवान के इलाके में। तो अगर चीन यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कोई एक ऐसी लाइन नहीं है, नक्शे में नहीं है जो कि कहा जा सकता है ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है। दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल सामने रखते हैं और कहते हैं कि दूसरे को मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है। तो ऐसी सूरत में इस किस्म के टकराव जो हैं वो होते रहते हैं, पर इस इलाके में ये नहीं होता था अभी तक। और अब अगर ये हादसा जो हुआ है, इसके बाद ये तभी स्पष्ट होगा कि चीनी लक्ष्य क्या हैं। क्या वो चाहते हैं कि हमारी जो सड़क बनी है दारबुक से लेके दौलत बेग ओल्डी तक, उस सड़क को काटना चाहते हैं या उसके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं? क्यों ये वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदलना चाहते हैं? इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक बड़ा मुश्किल है कहना कि यहां पे समझौता हो सकता है या नहीं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा है वो, दूसरी तरफ नेपाल से भी ये सीमा का झगड़ा है, तीसरी तरफ चीन से भी, ये एक 3 तरफ से हमें घेरने की कोशिश है, जबकि हम कोरोना से और अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा है वो तो एक झगड़ा चला आ रहा है। इसके साथ जोड़ना मैं समझता हूं जायज नहीं होगा। और नेपाल का भी जो मामला है, वहां आपको मालूम है कि उसके अंदरूनी कारण भी हैं और कुछ हमारी भी कमियां हैं, जिसकी वजह से ये मसला जो है उस स्तर पे पहुंचा जिस स्तर पे आ गया है। जहां तक कि चीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसके अपने ही ड्राइवर हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 16-18 ऐसी जगह हैं जहां पे कि हमारे परसेप्शन जो हैं, जहां जो हम समझते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है, वहां पे भेद है, मतलब डिफरेंस है चीन और भारत के बीच में। पर ये एक नया इलाका है, इसलिए कहना कि ये तीनों चीज जुड़ी हुई हैं साथ। क्योंकि मैं अब समझता हूं कि जो ये 3 हादसे हुए हैं गोगरा में और पैंगोंग सो और गालवान में, तो गालवान जो है वो वहां पे चीन का मुख्य लक्ष्य वहीं पे है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस बार चीन की घुसपैठ के पहले ऐसे मामलों से सबसे अलग है इस बार की घुसपैठ।
यानी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की गलतफहमी के कारण होने वाला लोकल इंट्रूजन नहीं है। चीन के रुख को देखते हुए ये तो पहले से ही साफ हो गया था। एक साथ कई जगहों पर इस तरह की घुसपैठ सन 1962 की जंग के बाद इससे पहले कभी नहीं हुई। मगर ये अपने आप में पूरी कहानी नहीं है, इससे जुड़े कई पहलू हैं। ऐसा लगता है कि चीन को भारत से कई शिकायतें हैं, जैसे डॉक्टर जोशी भी कह रहे हैं। इनमें से एक तो ये कि एलएसी से लगे इलाकों में भारत ने अपनी जो रक्षा की तैयारियां हैं उनको मजबूती देने के लिए गुजरे सालों में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, जो चीन को पसंद नहीं आया। दूसरी शायद यह है कि पिछले 6 साल में भारत के रिश्ते उन देशों से काफ़ी गहरे हुए हैं जिनसे चीन के बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे ऊपर अमेरिका है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे धनी जो औद्योगिक देश हैं उनका ग्रुप है G7, उसके विस्तार करने का इरादा जताया। अमेरिका में होने वाली उसके अगले समिट यानी शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ साथ भारत को भी इन्वाइट किया। मगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को उन्होंने नहीं बुलाया है। अमेरिका और चीन के रिश्ते दोनों काफ़ी तनाव है इन रिश्तों में, इसलिए चीन G7 के विस्तार की ट्रंप की कोशिश को अपने खिलाफ मानता है। भारत ने उस न्योते को मंजूर कर लिया है, जबकि रूस ने यह कहा कि ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप की इस कोशिश से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि वो G7 को चीन विरोधी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है डॉक्टर जोशी, G7 को G11 में बदलने की डोनाल्ड ट्रंप की पहल को, या जो उनकी ख्वाहिश है, इच्छा है, आप उसका विश्लेषण क्या करेंगे? आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है, डोनाल्ड ट्रंप के कोई सिद्धांत तो है नहीं और ना कोई उनकी ऐसी पॉलिसी है जिस पे वो दृढ़ रहते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये इस समय जो ये मौका है, ये इस समय वो केवल अमेरिकी चुनाव को देख रहे हैं। इस साल नवंबर में वो दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ेंगे और इस समय उनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये कोविड की वजह से इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने ये एक पॉलिसी अपनाई है कि चीन को घेरा जाए, चीन के ऊपर हमला किया जाए और उसको लेके अपना चुनाव जो है जीतने की कोशिश करेंगे। तो जब ये मामला जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ उलझ गया है, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ उलझ गया है, तो मैं समझता हूं कि बाहरी ताकतें जो हैं उनको बहुत होशियार रहना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन और रूस जो है जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पे नहीं फंसना चाहिए। ये हमारा झगड़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और अगर वो चाइना पे हमला करना चाहते हैं, उसके साथ हमको ऐसा कोई सिग्नल नहीं देना चाहिए जिससे कि हम उसको किसी तरह से उसकी सराहना कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन को अगर ये शिकायत है कि भारत उसके खिलाफ अमेरिकी गोलबंदी का हिस्सा बन गया है, तो असल में चीन ने भी बीते हुए कई सालों में भारत विरोधी कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें चीन ने लगभग $50 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। ये जो एक आर्थिक गलियारा जिसे हम कहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। ये इलाका भारत का अपना इलाका है। वहाँ बिना भारत की रजामंदी के चीन ने भारी निवेश करने का फैसला किया। उसने इस बात की पूरी अनदेखी कर दी कि उस इलाके पर भारत की सॉवरेनिटी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने काफ़ी समय तक मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को, दहशतगर्द को संरक्षण दिया, उसको हिफाजत दी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है डॉक्टर जोशी, अब चीन को सैनिक और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चों पर सही जवाब देने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब आपके सरहद जो है, वहां पे दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके साथ आपका झगड़ा है, तो मैं समझता हूं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम एक ऐसी शक्ति जो है उससे कुछ समझौता किया जाए, ताकि ये जो गठबंधन बना है इसको तोड़ा जाए। पर भारतीय कूटनीति जो है, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि आज तक वो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो सहमति बनी है, इसको मेरे ख्याल से तोड़ना तो छोड़िए, मत इसको कमजोर भी नहीं कर पाई है।
तो हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी भी तरह से हम ये चीन और पाकिस्तान को अलग अलग कर दें। ये हमारी कूटनीति होनी चाहिए। पर ये कैसे आप करेंगे? या तो आप बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएं, वो आप बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियां हैं, आपकी पॉलिसी जो हैं आपको डुबा रही हैं। दूसरी तरह से आप कूटनीति इस्तेमाल करिए। पर अगर आप आज की सरकार देखेंगे, वो पाकिस्तान से लड़ने में सबसे आगे है और अब चीन के साथ फंसा हुआ है। तो क्या उसकी पॉलिसी होनी चाहिए? तो वो एक ही पॉलिसी का रास्ता ढूंढ रहा है, वो कि हम अमेरिका के साथ करीब हो जाएं। पर अमेरिका जो है वो हमारे लक्ष्य जो है उनके पीछे जो है नहीं लगेगा। वो तो चाहेगा कि हम उनके लक्ष्य जो है वहां पे उनका हाथ मजबूत करें। वो हमारा हाथ मजबूत नहीं करेगा, वो चाहता है कि हम उसके हाथ मजबूत करें। जी, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज जोशी। इतना स्पष्ट है कि चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, चाहे वो सैनिक मोर्चा हो, फौजी मोर्चा हो, इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की भी ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक है, जप्पी पप्पी भी हुई, काफ़ी सारी झूले भी झूले गए, लेकिन कूटनीति ये नहीं होती। और फ़ौज की जहाँ तक बात है, फ़ौज तो सरकार के इशारे पर, सरकार के हुक्म पर काम करती है। सिर्फ उस पर भी नहीं छोड़ा जा सकता कि वो चीन के साथ जो समस्या चल रही है उसको अपने आप सुलझा लेगी। जाहिर है कि ऊपर से स्पष्ट निर्देश हों, केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हों, और एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर, दूसरी तरफ नीचे फ़ौज के लेवल पर ऐसे बात की जाए। लेकिन क्लैरिटी ज़रूरी है कि चीन के साथ करना क्या है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की हलचल, अखबारों की सुर्खियां, राजस्थान की हर बड़ी खबर देखिए रोजाना सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे स्वराज राजस्थान। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक हो चुकी है। 16 जून यानी आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां अभी तक कोरोना वायरस का कम असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना मरीजों, उनका जो रिकवरी रेट है वो 50% से ऊपर है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना के मरीजों का जीवन बच रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोरोना का बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। और उन्होंने जो किसानों की मदद का कहा कि जो हाल ही में रिफॉर्म्स किए गए हैं किसानों की फसल की मार्केटिंग में, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और 17 जून यानी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
ये वो राज्य है जिनमें कोरोना वायरस की रफ्तार ज़रा ज़्यादा रही है, लेकिन राजस्थान अब रिकवरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। उसने पड़ोसी राज्यों को भी मदद देने की पेशकश की है। साथ ही ये वो राज्य है जिन्हें रिवर्स माइग्रेशन के कारण सामने आई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हैं संजय कपूर, आप हार्ड न्यूज़ मैगजीन के संपादक हैं। संजय, बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर इस वक्त एक चुनौती वायरस का स्प्रेड होना रोकना है, और दूसरी तरफ उन लोगों की जान बचाना है जिन्हें इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या आपको लगता है कि अब केंद्र और राज्यों के बीच अब काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बन पाएगी जिससे इन दोनों मकसद को हासिल कर लिया जाए? मुझे इस बारे में काफ़ी शक है, क्योंकि ये जो सिलसिला अब दिखाई पड़ रहा है ये तो कोई नया नहीं है। पहले भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करी, उन्होंने कई दफ़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करी, अगर नहीं भी करी तो उसका मुजाहरा किया उन्होंने दिया। तो अगर ये उम्मीद करी जाए कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि राज्य अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे थे, कई लोग कामयाब हुए, जैसे केरल के अंदर जिस अंदाज में उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो वहाँ कामयाबी रही। पर ताज्जुब की बात यह है कि पूरे मुल्क में जो केरल की कामयाबी का फॉर्मूला था या मॉडल, उसको नहीं अपनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी नहीं करा। सिमिलरली आप अगर गौर करें कि राजस्थान में काफ़ी कामयाबी मिली, वहाँ पे भी केंद्र की बिना मदद के इन्होंने कई सारा काम किया। पर कई सारे इलाके जैसे दिल्ली, जहाँ के प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय है, वहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर और इतनी चिंताजनक हो गई है कि होम मिनिस्टर कल या परसों थोड़े सक्रिय दिखाई पड़े, परंतु सक्रिय होने से ही अपने आप में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप गौर करें, दिल्ली इस समय एक खौफ के साए में गुजर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को पता नहीं कि अगर संक्रमित हो जाएंगे तो उसके लिए कहाँ जाएंगे। तो अगर है ना कोऑपरेशन हो रहा है सेंटर और स्टेट के अंदर, तो उसमें कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को ये बतानी चाहिए कि जो लास्ट माइल है लोगों की जीवन में या लोगों के इलाज के लिए, उसको हमने दुरुस्त किया है कि नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री से बातचीत करना वो अपनी जगह है, वो ये ऑप्टिक्स हैं, परंतु आम आदमी अभी ट्रस्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। उनको इस बात का खौफ है कि है ना उनको अपना इलाज खुद करना पड़ेगा, अपना जीवन खुद संवारना पड़ेगा। जी संजय, मैं आगे बढ़ता हूँ। देश में से इस वक्त दो तरह के हालात हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात जैसे इलाके हॉटस्पॉट बन गए हैं। वहाँ इलाज के इंतज़ाम चरमरा रहे हैं, लेकिन साथ ही देश के ज़्यादातर इलाकों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोज़मर्रा की आम जिंदगी बहाल करने की कोशिश भी चल रही है। इन्हीं हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से मुख्यमंत्रियों से बैठक शुरू की है। आज पहले दिन 21 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जैसे हम पहले बता चुके हैं। ये वो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ तक अभी कोरोना वायरस का असर कम देखने को मिला है। कल भी बात करेंगे और राज्यों के 15 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजय कपूर। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, बहुत से राज्यों ने विशेष पैकेज की मांग की है, लेकिन पैकेज मिला नहीं है। जो स्टिमुलस पैकेज दिया भी वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए भारत की कुल जीडीपी के 10% के बराबर है, ये सरकार का कहना है। लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये पैकेज असल में जीडीपी के 1.5% से ज़्यादा नहीं है। इसी बीच देश के आम लोगों की माली हालत बिगड़ती जा रही है। रोज़ आ रही जो खबरें हैं इस बात की तस्दीक करती हैं। इकॉनमी कितनी ख़राब है इसका मिसाल ये सूचना है कि मई में देश के जो इंपोर्ट्स थे उनमें 51% की कमी आई। और उद्योग जगत का हाल ये है कि देश की 1/3 कंपनियां अप्रैल में कर्मचारियों के पीएफ में अपना हिस्सा जमा नहीं करा पाईं। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी को जून से मार्च की तिमाही में 9,863 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साफ है कि इकॉनमी पहले से ही बदहाल थी। ये जो टाटा मोटर्स का मैंने आपको बताया, ये लॉकडाउन से पहले की हालत है। साफ है कि इकॉनमी पहले से ही बदहाल थी और कोरोना और लॉकडाउन ने उसका संकट कई गुना बढ़ा दिया है। मैं संजय आपसे जानना चाहता हूं, अब ये इसको खैर दुख मनाने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये किया होता और उस वक्त किया होता तो वो होता। बहरहाल इस हाल के लिए ज़िम्मेदार कौन है हम सब जानते हैं। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आपने भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, वो लॉकडाउन के वक्त नहीं इस्तेमाल किया गया था। आगे की तस्वीर आपको क्या दिख रही है? मुझे आगे की तस्वीर काफ़ी भयावह नज़र आ रही है। मुझे
कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि हालात बदलेंगे। अगर आपने देखा है कि यहाँ पे अनलॉक जो करा है, वो अनलॉक को अभी जो जनता है उससे उसको कबूल नहीं कर रही है। अगर आप देखें तो बाज़ार अब भी खाली हैं। कई सारे दुकानदारों ने इसरार किया है सरकार से कि दुकानें बंद कर दे, उनको लगता है कि संक्रमण इससे बढ़ेगा। और इस माहौल के अंदर अगर आप देखें तो एक अजब तरीके का सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी चल रहा है। लोगों की जिन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं तो उनकी दुकानें नहीं हैं जहाँ पर सामान बेच पाएँ। कई सारे है ना जो एंसिलरी यूनिट्स बंद पड़ी हुई हैं, और जो इतने लाखों की तादाद में जो लोग बाग अपने घर गए हैं, जब तक वो नहीं लौटेंगे तब तक काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई रहेगी। जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका जो जीडीपी में योगदान करीब 2 से 3% के बीच में रहता है, तो आप है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बिना क्या रहेगा। बम्बई और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं हिंदुस्तान के, वो तकरीबन बंद पड़े रहेंगे। और ये खौफ तब तक रहेगा जब तक है ना सबको ये लगेगा कि संक्रमण उनको हो सकता है कि नहीं। अभी वो वाला साया दूर नहीं हटा है। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, खास की जबकि तनख्वाहें, सबकी आमदनी खत्म हो गई है। लोग बाग कह रहे हैं कि करीब 13 करोड़ की जो आमदनी है, एक जो सेविंग्स है, 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाने की संभावना है। तब क्या होगा? और अभी हम बाजार में जब भी सामान लेने जाते हैं, देखते हैं कि संभ्रांत परिवार के लोग, जिन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं करा था कि वो लोग भीख मांगेंगे, वो दुकान के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि हमें अनाज दिलवा दो। ये सब चीज़ें देख के दिल ना दहल जाता है। ये तो मेरे ख्याल से आने वाले ये तो दीज आर अर्ली डेज ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, और गंभीर समस्याएं और गंभीर जो पूरा हमारी अर्थव्यवस्था है वो दिखाई पड़ेगी आने वाले दिनों में। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो हाल है जिसका जिक्र संजय भी कर रहे हैं, उसकी मार सब पर पड़ रही है। कॉर्पोरेट भी परेशान है, मध्यम वर्ग भी, मगर गरीब तबकों के सामने तो जीने और मरने का सवाल खड़ा होने लगा है। मसलन द मिंट अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 30% शहरी आबादी की जीवन भर में की गई कुल बचत जून यानी इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद पाना और मुश्किल हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी मिलने की उम्मीद टूटने के बाद बड़ी संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट नौजवान खेतों में मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हो गए हैं। द टेलीग्राफ अखबार में एक रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिम बंगाल के देहाती इलाकों में गरीब तबकों के लोगों के लिए नकदी कमाने के सोर्स, कैश कमाने के सोर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इस कारण वो बार्टर सिस्टम में चीज़ों की अदला बदली करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी चावल के बदले नमक, तेल वगैरह वगैरह, और मछली के बदले कुछ और, इस ढंग से काम करने को मजबूर हो गए हैं। मैं संजय जानना चाहता हूँ, ये जो बार्टर सिस्टम जो होता है, ये तो अर्थव्यवस्था की सबसे आदिम, सबसे पहली प्रणाली है। तो ये तो बिफोर क्राइस्ट भी हुआ करती थी। फिर जब करेंसी आई, जब समाज संगठित हुआ, सरकारें बनी, तो सरकारों का सिक्का चलता रहे, उसके लिए करेंसी आई। अब आज के दिन ये हालत है कि हमारा जो 100 रुपये का नोट है, उसकी कीमत 100 रुपये नहीं है, वो कागज़ का नोट है, कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन जनता को भरोसा है करेंसी पे। इस सरकार करना चाहिए था, जो इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन होना चाहिए था ऐसी अभूतपूर्व क्राइसिस में, वो मिसिंग है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी, जैसे कोई करना प्रपोजल ये भी था कि आदमी सब जितने भी लोगों की नौकरी ख़त्म हो रही है, उनको करीब 7,500 या 8,000 रुपये दे दो, सवाल मत पूछो, उनके हाथ में पैसा दे दो। और ये सब चीज़ें जितने भी है ना पूंजीवादी व्यवस्थाएं, उन्होंने करा, जिसको कि हम लोग है ना सोच भी नहीं सकते। कनाडा ने करा, अमेरिका ने करा। अमेरिका का आप देख लीजिए जो स्टिमुलस पैकेज, वो $1 ट्रिलियन में जाता है, और ज़्यादा ट्रिलियन के ऊपर जाता है, जितनी हमारी पूरी जीडीपी है उसके बराबर जाता है। और हम यहाँ पर है ना क्विबल कर रहे हैं कि है ना हम इतना देंगे, हमने 20 लाख करोड़ दे दिया, पर जो कैश इन हैंड है वो नहीं है लोगों के पास। लोग बाग है ना जिस तरीके से घर गए हैं वापस लाखों की तादाद में, अगर आप देखिए तो उनकी जो बदहाली है उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि वो उससे कहाँ से निकलेंगे। उनको ये कोई पता नहीं है कि यहाँ पर गांव गए तो गांव से निकल के कब आएंगे, और उनके लिए कोई नौकरी इंतजार कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी जो पूरी जो देश की डेमोग्राफिक्स हैं वो पूरी बदल जाएंगी। अगर हम उम्मीद करें कि जितने लोग गए सब वापस आएंगे, वो नहीं होगा। कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी क्योंकि कई चीज़ों की डिमांड खत्म हो गई है। और ये सब चीज़ों पर अगर है ना अच्छा एक है ना, जैसे बार बार प्रधानमंत्री और उनके इर्द गिर्द कहते हैं कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी आप तब लें जब आप में विजन हो कि आप इसमें किस तरीके का बदलाव लाएंगे, किस तरीके से अपने शहरों को खड़ा करेंगे, किस तरीके से नए शहर बनाएंगे। कुछ तरीके की बातचीत होनी चाहिए थी कि साहब ये हुआ है
और हम ये करेंगे, क्योंकि दुनिया में हर किसी को ये दर्द हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में, अमेरिका में भी यही ट्रेनिंग हो रही है, साउथ अफ्रीका में भी हो रही है, और भी कई सारे मुल्क में हो रही है। हमें जो कंपैरिजन है किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, परंतु हमको लोगों का दर्द समझना चाहिए। यहाँ पर लग रहा है कि किसी को किसी का दर्द नहीं है। अगर जो मर रहे हैं वो मरे। आपने देखा किस तरीके से लाशें लपेट के ना लोगों को कूड़े में डाल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि काफी समय तक सोया हुआ था जगा, और उसको भी परेशानी हुई। अगर है ना ये सब चीजें पर अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो हमें तो बहुत खौफ लग रहा है कि भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय कपूर, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये जो कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इसका असर सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों पर है, और उन बुज़ुर्गों पर है जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन और भी बीमारियां हो सकती हैं। वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसकी एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक भारत की आबादी में ऐसे लोगों का हिस्सा 21.5% है। जाहिर है इन लोगों के लिए कोरोना-19 जानलेवा साबित हो सकता है। अपने देश में बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल के इंतज़ाम बहुत कमज़ोर है। कोरोना महामारी के फैलने के बाद अस्पतालों में इनके लिए जगह और कम हो गई है। ऐसे में उनके लिए कोरोना का संक्रमण बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। चूँकि अपने यहाँ सरकारी इंतज़ाम ख़राब हैं, तो जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है कि अपने परिवार में हम ऐसे लोगों का बचाव, अपने बुज़ुर्गों की देखभाल करें। एक बार जब ये महामारी थम जाती है, तब ज़रूर हमें ये मांग पुरज़ोर तरीके से उठानी होगी कि अब देश में सबसे ज़्यादा तरजीह, इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर और कमज़ोर लोगों को हिफाजत दी जाए। हेल्थ केयर जो हमारा है अभी भी सरकारी है, चरमराया हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बावजूद इसके वही थोड़ा बहुत काम कर रहा है जो कर रहा है। जो गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके रेट सुनकर ही, रेट कार्ड देखकर ही जाहिर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि एक दफ़े जब ये महामारी थम जाए तो जो तरजीह है, जो प्राथमिकता है, वो हेल्थ केयर होगी, सेहत होगी, और किसी न किसी तरीके लोगों के पास डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाए। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।